नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए 12 महत्वपूर्ण निर्णय। ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण के अंतर्गत किया गया जुर्माने का प्रावधान। विधायक निधि से 25 लाख व्यय की सीमा के प्रतिबंध को हटाया गया। भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए खाद्य सामग्री को किया रवाना। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 30 मई को कार्यक्रम के तहत गांवों तक पहुंचाई जाएगी राहत और खाद्य सामग्री। कोरोना में मृतकों के परिजनों को थोड़ी राहत। मेयर सुनील गामा ने अधिकारियों को दिए मृत्यु प्रमाण पत्र। प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क वितरित करने के निर्देश। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, कोविड की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए हमें और सजग रहने की जरूरत है। अब समाचार विस्तार से। आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 12 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने विस्तार से दी। श्री उनियाल ने जानकारी दी कि फूलों की घाटी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहिब, घांगरिया, लोकपाल मंदिर संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में दोबारा प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 2000 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्र आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही कोविड के लिए विधायकों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि में से एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा के प्रतिबंध को हटा दिया गया है, जिससे सुदूर क्षेत्र में मेडिकल की सुविधा मिलने में मदद मिलेगी। 12 निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए, जिनमें जो हमारी फूलों की घाटी जिसको कि भारत सरकार ने इको संगठित जोन के अंतर्गत रखा गया है, उसमें क्योंकि उसके अंतर्गत आपको मालूम है उसमें हमारे यहाँ हेमकुंड साहब है, घांगरिया है और लोकपाल मंदिर यहाँ पर स्थापित है, जो भारत सरकार ने इको संस्कृत जोन घोषित किया था। उसमें एक संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया, इनको उससे बाहर निकालते हुए, ताकि इस पूरे संस्कृत जोन में कहीं पर भी कोई आबादी नहीं है और इसको संबंधित जो संवेदनशील जोन में पूर्व में रखा गया था, इन तीनों स्थानों को बाहर रखने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने लिया और ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। दूसरा जो भारत आज निर्णय लिया गया, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण। इसमें ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है, जिसमें जो हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्र हैं उनको बाकायदा जो आवासीय, वाणिज्यिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का काम किया और इनमें किसी भी तरह के ध्वनि प्रदूषण करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत के लिए भी, व्यक्तिगत को पहली बार की दशा में 1000 रुपया और जो मनोरंजन कार्यक्रम के संचालक हैं उनको पहली बार प्रतिबंध तोड़ने पर 5000 रुपया तथा होटल व्यवसायियों को पहली बार तोड़ने पर 10,000 रुपया और इसके साथ साथ जो खनन कार्य और औद्योगिक कार्य में जो लगे हुए लोग हैं वो प्रथम उल्लंघन पर उनको 20,000 रुपया इसमें क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। जो विधायक, हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपया खर्च करने का जो अधिकार दिया गया था, उसमें चूंकि विधायक निधि में पूर्व में ये प्रावधान है कि विधायक निधि की गाइडलाइन में कि किसी भी एक काम के लिए 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। सरकार ने सुदूर क्षेत्रों के मेडिकल व्यवस्था को सुधारने के लिए, ताकि कोविड की लड़ाई को जीता जा सके, उस पर हर विधायक के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपया खर्च करने को एक अनिवार्य रूप से इसको किया था, जिसमें अब ये प्रावधान किया गया कि वो 25 लाख की जो पूर्व में सीमा थी एक काम की, उसको समाप्त कर दिया गया इन 1 करोड़ रुपए के कोविड के केस के कार्यों में। और दूसरा, जो प्रोक्योरमेंट रूल में जो छूट स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी इस कोविड की लड़ाई में दवाइयां और इक्विपमेंट खरीदने के लिए, वो इस विधायक निधि के 1 करोड़ पर भी लागू होगी। ये निर्णय माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया।
भाजपा के प्रदेश भर में चल रहे सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत आज बीजापुर गेस्ट हाउस से राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए खाद्य सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खाद्यान्न और राहत सामग्री के 10 वाहनों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री संतोष के साथ कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के हर क्षेत्रों में राहत और खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। श्री कौशिक ने कहा कि 30 मई को इस कार्यक्रम के तहत हर गांव में इसी तरह से राहत और खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी, हमारे प्रभारी आदरणीय गौतम जी, आप दोनों हमारे बीच में। हर सेवाई संगठन उत्तराखंड में किस प्रकार से किया जा रहा है, इस विषय पर पिछले 2 दिन से विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और सेवाई संगठन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें और गति मिले और तेजी के साथ आगे बढ़ें, इस प्रकार के हमारे आयोजन हो रहे हैं। और आज इस अवसर पर मसूरी विधानसभा में वहां के विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के द्वारा 10 ट्रक राशन अपनी विधानसभा के लिए आज भेजा जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा काम है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा इंटीरियर क्षेत्र है मसूरी का पूरा इकोनॉमी टूरिज्म पर है और आज 1-1.5 महीने से सब कुछ बंद है, जिसकी वजह से वहाँ पर राशन की दिक्कत पैदा हो गई है। पूर्व में हम हॉस्पिटल मिला रहे थे, ऑक्सीजन बेड बना रहे थे, कंसंट्रेटर लोगों को दे रहे थे, बार बार वहाँ से मांग आ रही थी। आज लगभग 1500 किट हमने, जिनको हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन संतोष जी ने, हमारे यहाँ के प्रभारी गौतम जी ने, प्रदेश जी ने यहाँ से रवाना किया है। कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मृतकों के परिजन अब नगर निगम में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में परिजनों को सहूलियत देते हुए मेयर सुनील उनियाल गामा ने अधिकारियों को मृत्यु प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कैलाश जोशी को काउंटर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। श्री उनियाल ने कहा कि कोरोना को देखते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में कई लोगों ने अपनों को खोया है। ऐसे में नगर निगम का प्रयास रहेगा कि प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को कोई परेशानी न हो। कोरोना काल के समय बहुत अधिक लोगों की जो है मृत्यु हो रही है और उनके परिवारजन जो है यहाँ आकर घंटों लाइन में खड़े रहें, कई दिन तक चक्कर लगाएं। तो ये सब चीजें संज्ञान में लेने के बाद हमने तुरंत निर्णय लिया कि एक तो जो बाहर से अगर किसी देहरादून में डेथ होती है तो उसको तुरंत जो है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए, और जो इस समय जो डेथ हो रही है उनसे कोई भी शुल्क ना लिया जाए। उनके ऊपर पहले ही जो है उनके ऊपर एक उनके परिवार का सदस्य जो है चला गया और उस समय जो है हमने ये निर्णय लिया कि इसमें कोई भी शुल्क जो है, चाहे वो कितनी भी कॉपी ले, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाए। इसके साथ ही डेंगू को लेकर भी नगर निगम में शहर में महाअभियान शुरू कर दिया गया है। हर वार्ड में डेंगू मच्छर के लार्वे को नष्ट करने के साथ ही फॉगिंग भी शुरू कर दी है। इसके लिए बड़ी संख्या में टीमें तैनात की गई हैं। पिछले साल डेंगू के लिए एक महाअभियान चलाया था। 8-10 जो है हमारे फॉगिंग मशीनों के द्वारा एक वार्ड में छिड़काव किया गया था। इस साल भी हमने जो है डेंगू का जो प्रकोप न बनते, डेंगू के अभी से लार्वा न बनते, इसके लिए अभी से हमने महाअभियान चलाकर और हर वार्डों में जो है 8-10 मशीनों के द्वारा जो है वहाँ छिड़काव किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने उधम सिंह नगर में कोरोना संक्रमण और उसकी रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अच्छा कार्य करने पर जनपद के अधिकारियों की पूरी टीम की सराहना की। श्री पांडे ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए हमें और सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि कोविड संक्रमण के दौरान मरीजों से जिन चिकित्सालयों द्वारा मनमाना पैसा वसूला गया है उनको माफ नहीं किया जाएगा। हमने समीक्षा बैठक कोविड-19 की थी और हमारे जिले के सभी अधिकारियों ने
स्वास्थ्य विभाग ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, सब लोगों ने टीम भावना के साथ काम किया और निश्चित ही इस महामारी के दौर में बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती को पार पाने में हमारे लोग, अधिकारी, हमारी सरकार सफल रही है। इस दौरान हमारे बहुत से हमारे अपने लोग जिनकी आवश्यकता अभी समाज को थी, देश को थी, परिवार को थी, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण की वजह से वो हमारे मध्य आज नहीं है। बहुत से लोग हमको छोड़ के चले गए। मैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। और इस जिले में जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में केस आते थे, आज 100 से भी नीचे प्रतिदिन केस आ रहे हैं, 100 से भी नीचे। और ये लगभग जो रिकवरी का रेट है वो लगभग 90 से ज़्यादा है। तो ये कहीं न कहीं हम लोगों के लिए सुखद समाचार है। और जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, बच्चों में इन्फेक्शन की बात की जा रही है, संक्रमण की बात की जा रही है, आज मैंने जिले की समीक्षा की और मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसी क्रम में हमने जो जिला अस्पताल के एक वार्ड को हमने बच्चों के लिए एक वार्ड हमने बनाया है, 40 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। भगवान करे इसकी नौबत ना आए, लेकिन किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ी है। कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें प्रशासन के निर्देशानुसार हर दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खोली जा रही हैं। वहीं आज कर्फ्यू के बीच एक दिन के लिए किराने की दुकानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। राजधानी देहरादून में 4 घंटों के लिए राशन की खरीदारी के लिए आवाजाही में मिलने वाली इस छूट का असर सड़कों पर साफ नजर आया। किराने की दुकानों पर आज अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली और लोगों को अपनी बारी के लिए काफी इंतजार भी करना पड़ा। खरीदारी करने आए दिगंबर सिंह ने कहा कि सरकार जनहित में जो भी निर्णय ले रही है उसमें सभी की भलाई है। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू का ही नतीजा है कि दिनों दिन कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। सामान लेने के लिए परचून की दुकान पे आया हूँ, लाइन में खड़ा हूँ और मैं लाइन में चाहे परेशानी भी उठानी पड़ रही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपनी सुरक्षा के लिए जो है तो हम ये डिस्टेंसिंग को मतलब जो है तो निभा रहे और गवर्नमेंट ने जो काम कर रखा बिल्कुल सही कर रखा, हमारी सुरक्षा के लिए कर रखा। सामान लेने आई छात्रा आकांक्षा का कहना है कि अगर शासन सप्ताह में एक दिन और राशन की दुकान खोलने के निर्णय पर विचार करे तो इससे एक साथ होने वाली भीड़ पर काबू पाया जा सकता है। जितनी भी नीड वाली चीजें की शॉप वगैरह है वो होना चाहिए कि रोज डेली एटलीस्ट 2-3 घंटे डेली खुलनी चाहिए, ताकि जो भीड़ है वो एकदम से एक ही दिन सारे के सारे एक ही जगह पे इकट्ठा ना हो। वहीं दूसरी ओर दुकान स्वामी कमल भाटिया ने शासन के समक्ष सुझाव रखते हुए कहा कि सप्ताह में कम से कम 3 दिन परचून की दुकान खुलनी चाहिए ताकि एक ही दिन सारी भीड़ न हो सके। तो कम से कम सरकार से ये दरखास्त है कि एटलीस्ट मतलब ऑल्टरनेट डेज या हफ्ते में 3 दिन जरूर टाइम दे लोगों को राशन के लिए। ऑल्टरनेट डेज छोड़े, एक दिन में बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है और 4 घंटे के अंदर इतने लोगों को सामान देना पॉसिबल नहीं रहता। उत्तराखंड में अब लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के वैज्ञानिक आर थपलियाल के अनुसार 29 से 30 मई को प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि आने वाली 31 मई और 1 जून को पहाड़ी क्षेत्रों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में बारिश में वृद्धि होगी। साथ ही मैदानी इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आज 28 मई को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर कुमाऊं रीजन में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा की संभावना है। उसके बाद 29 और 30 मई को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन चमक के साथ वर्षा की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। 31 मई और 1 जून को उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो इन 2 दिनों में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है।
गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर ने प्रवेश परीक्षा से वंचित रह गए अभ्यर्थियों के लिए एक और मौका देने का निर्णय लिया है। कोविड-19 के मद्देनजर विश्वविद्यालय ने 19 और 20 जून को होने वाली प्रवेश परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित करते हुए 1 जून से दोबारा प्रवेश परीक्षा पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर A.K. शुक्ला ने बताया कि कोरोना काल में छात्रों के हित को देखते हुए स्नातक में प्रवेश पाने वाले इच्छुक अभ्यर्थी जो 30 अप्रैल तक ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, उन्हें एक और मौका दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रकोप सारे देश और प्रदेश में कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो हमारे जो बच्चे अभी हमारी लास्ट डेट थी यूजी और पीजी में अप्लाई करने के प्रवेश करने के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं, उसकी डेट को हमने ऑनलाइन अभी हमने बढ़ा दिया है। जो एग्जामिनेशन थे, जो प्रवेश परीक्षा होती थी हमारी 19 और 20 जून को, उस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब हमारे यूजी में दाखला लेने वाले जो बच्चे हैं, जिनको दाखला लेना है प्रदेश के या देश के, वो हमारे बच्चे, उनके लिए हमने ऑनलाइन पोर्टल, प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है और ये पोर्टल 1 जून से खुलेगा। और जैसे कि बच्चे जो आते हैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, उनको 12th का एग्जाम देना पड़ता है, तो उत्तराखंड बोर्ड की जो 12th की परीक्षाएं हैं या CBSE बोर्ड की जो 12th की परीक्षाएं हैं, उनमें से जो भी बाद में होगी उस तारीख तक हमारा ऑनलाइन पोर्टल 1 जून से लगातार खुला रहेगा। इसी प्रकार जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, जिनको MTech, MCA, PhD, इन सब प्रोग्राम, MSc, इन सब प्रोग्रामों में दाखिला लेना है, उनके लिए 1 जून से पुनः हमने ऑनलाइन पोर्टल, प्रवेश वाला जो विश्वविद्यालय का पोर्टल है, उसे 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक खोल दिया है। उत्तराखंड में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा अब धीरे धीरे घटने लगा है। बीते रोज जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 24 घंटे में 81 मरीजों की मृत्यु हुई है, जबकि 2146 नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमितों से ज्यादा मरीजों के स्वस्थ होने से रिकवरी दर बढ़कर 84.24% हो गई है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 6306 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जानकारों की माने तो प्रदेश की राजधानी देहरादून में दूसरे राज्यों के मरीज भी रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ ही हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली से भी बड़ी संख्या में मरीज और उनके तीमारदारों ने प्रदेश का रुख किया, जिससे एकाएक मामलों में वृद्धि देखने को मिली। हालांकि इस बीच अच्छी खबर यह है कि प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में निरंतर कमी आ रही है। इधर रिकवरी रेट में भी आशातीत वृद्धि हुई है। कोरोना संक्रमण के बीच चमोली जनपद के दूरस्थ गांव में इन दिनों सरदर्द, बुखार, खांसी के पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और कुछ सामाजिक संस्थाएं इन क्षेत्रों तक पहुंचकर लोगों की जांच कर रही है। गांव के प्रधान का कहना है कि सभी को जागरूक होने की जरूरत है। बीमार होने पर लोगों को अपनी जांच करानी चाहिए। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से जांच में तेजी लाने की बात भी कही। का आरटीपीसीआर टेस्ट हो, जिसके बाद ये था तो वो टेस्ट पता चलेगी क्या वास्तव में कितने लोग कोविड पॉजिटिव हैं। यदि जांच नहीं होगी तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ेंगी। देखो, कुछ तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो प्रयास होना था वो हो नहीं पाया है। मुझे लगता है कि जिला प्रशासन और जो ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये प्रयास किए जाने चाहिए कि प्रत्येक गाँव में दवाएं पहुँचे, लोगों को समय पर इलाज मिल पाए, जिससे दिक्कत न हो पाए। क्योंकि अधिकांश गाँव बहुत दूर है, पैदल के हैं, लोग मार्केट आ नहीं पा रहे हैं। अभी लोगों को पता नहीं चल रहा कि हमें बुखार या कोविड क्या है, वो दिक्कतें हो पाएगी। चीन सीमा से लगे सीमांत गांव सूकी फला गांव के ग्राम प्रधान लक्ष्मण सिंह ने बताया कि गांव में एहतियातन सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिससे किसी भी बीमारी को फैलने से रोका जा सके। जो कोविड महामारी जो संक्रमित जो गांव में चल रहा है, इसमें आज हमारे ग्राम पंचायत में हरक सिंह राणा जी द्वारा सैनिटाइजर पूरा गांव को सैनिटाइज किया गया। मैं उनका एजाज टीम और तमाम अधिकारियों का तहरीर से धन्यवाद करता हूं कि लोगों ने हमारी पीड़ा को समझी और मैं आशा करता हूं प्रत्येक गांव में वो भी सैनिटाइज करें। जिले के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर D.S. पाल का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टीमों के द्वारा लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं और सभी को मेडिकल किट भी दी जा रही है, ताकि कोरोना संक्रमण के मामलों को रोका जा सके। हमारे जितने भी डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और वार्ड वाइज से लेकर स्वीपर तक सभी अपने तन मन से
लगे हुए हैं। हमारी सैंपलिंग की टीम गांव-गांव जा रही है। जहां से भी हमें बुखार खांसी की शिकायत मिलती है वहाँ हम टीम्स अपनी सैंपलिंग टीम्स को भेजते हैं। और हमने अब शुरू आइवरमेटिक किट जो 6 टैबलेट्स का एडल्ट के लिए और 15 से 18 वर्ष वालों के लिए 3 टैबलेट्स का है और 2 से 10 वालों के लिए पीडियाट्रिशियन बाल रोग विशेषज्ञ के सलाह से ही उनको दवाई दी जाएगी। 2 से नीचे और प्रेग्नेंट वुमेन गर्भधारण की औरत इनको नहीं देना है, ये दवाई नहीं देनी। और जिनको लीवर की बीमारी हो इनको ये दवाई नहीं देनी है। लगातार हम लोग अपनी टीम्स को पूरे जनपद में भेज रहे हैं। दूर दराज चकपाना इलाड़ी तक भी हमने भेजा है, डुमक कलगोट भी भेजा है, किमाना भी भेजा है। तो दूर दूर तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं और दवाइयां भी वितरित कर रहे हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल के कई गांव ऐसे हैं जहां ग्रामीणों की सतर्कता से उनके गांव में कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तहसील चौबट्टा खाल के बोर गांव और कमेड़ी के ग्रामीणों की सूझबूझ और सतर्कता से गांव में संक्रमण का असर नहीं है। गांव कमेड़ी के प्रधान नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर उन्होंने गांव में एक सार्वजनिक बैठक बुलाई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही बाहर से आने वालों को RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के बिना प्रवेश न देने और आने वालों के लिए 7 दिन तक गांव में बने आइसोलेशन सेंटर में रहना अनिवार्य किया गया। अभी तक तो मेरे यहाँ पे कम से कम 32 लड़के लोग जो आ चुके हैं और उनको भी बिना RT-PCR रिपोर्ट के उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। जिनको भी ग्राम पंचायत की एक बैठक बैठी थी और जिसमें ग्राम सभा के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था कि उसमें एक नियम बनाया गया था कि जो भी प्रवासी हमारे बाहर से आएंगे ये बिना RT-PCR रिपोर्ट के गाँव के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो जो भी आ रहे हैं उनको हम 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रहे हैं कि आजकल कोरोना महामारी के चलते हुए आंगनबाड़ियाँ बंद हो रखी है। तो इसको हमने इस समय क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है जिसके अंदर चारपाइयाँ हैं, पानी की व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम और खाने के लिए उनको उपलब्ध कराया जाएगा। राशन की जो व्यवस्था होगी ग्राम पंचायत या हमारे जो प्रधान जी है इसके लिए हम सक्षम है और इसके लिए हम करेंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने इसके काफ़ी प्रयास किए थे और तो इसके लिए हम अपने आप पे स्वयं निर्भर है कि हम इसके लिए सक्षम है कि अपने जो भी प्रवासी हमारे भाई बहन बाहर से आते हैं तो उनके लिए हम सुख सुविधाएं यहाँ पर जुटा सकें। आशा कार्यकर्ता आशा देवी ने बताया कि उनकी नजर भी बाहर से आने वाले लोगों पर रहती है। उन्होंने बताया कि अभी तक उनके गांव में कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है। जो ग्रामवासी बाहर से आता है उनको हम सलाह देते हैं, साफ सफाई की, टेम्परेचर नापते हैं, उनकी थर्मामीटर से बुखार सब कुछ करते हैं, दवाई के बारे में बताते हैं। अभी तक हमारे गांव से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाया गया कि जिसकी ऐसी तबीयत खराब हो कि जिसको आगे भेजना पड़ा। वहीं प्रवासी पवन सिंह गांव की इस व्यवस्था से काफी संतुष्ट नजर आए। यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, इससे फायदा होंगे। जो कई बीमारियों से लड़ने में जो समस्या होगी उनसे लड़ने में समस्या से समाधान मिलेगा। यहाँ पे संक्रमण नहीं फैलेगा। फिर जो अपने ये संक्रमण फैलने के ज्यादा हो रहेंगे तो उससे काफी अच्छा रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के बीच पौड़ी जनपद की नगरपालिका परिषद श्रीनगर में नियमित रूप से सैनिटाइजेशन के साथ ही गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। नगरपालिका परिषद श्रीनगर की अध्यक्ष पूनम तिवारी ने बताया कि क्षेत्र में घूमने वाले आवारा पशुओं की सुध लेते हुए न सिर्फ उन्हें खाना दिया जा रहा है बल्कि उनके रहने के लिए शेड या गौशाला की व्यवस्था भी की जा रही है। नगर पालिका के द्वारा समस्त क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है और मैं खुद स्वयं जाती हूं सैनिटाइजेशन के लिए। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी छूट जाए, साफ सफाई हो चाहे सैनिटाइजेशन का कार्य हो, लगातार सुबह की और शाम की पाली दोनों पालियों में चलता है और हमारे पर्यावरण मित्र बड़ी ईमानदारी से इस कार्य को कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी कोरोना के जो कहीं से भी, चाहे वो ऑफिस हो, सरकारी ऑफिस हो, प्राइवेट हो, सभी जगह अच्छे से सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। और जो गौवंश है हमारे, जो बाजार में बेजुबान जानवर घूम रहे हैं, चाहे वो स्वान हो या गायियाँ हो, तो उनकी चारे की व्यवस्था खुद नगर पालिका कर रही है। और शाम की शिफ्ट में समस्त क्षेत्र में जो विस्तारित क्षेत्र है उसमें जो विस्तारित क्षेत्र है, पुराना क्षेत्र है नगर पालिका का, उसमें उनके चारे की व्यवस्था खुद हमारे द्वारा करवाया जा रहा है।
कोरोना महामारी के बीच आज विधानसभा उपाध्यक्ष अल्मोड़ा से विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ रैमजे इंटर कॉलेज में मास्क, सैनिटाइजर और हैंड वॉश का निःशुल्क वितरण किया। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण से आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए की विधायक निधि से मास्क, सैनिटाइजर और लाइफ सेविंग टूल खरीदे हैं। शनिवार से नगर क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर प्रभावितों की मदद की जाएगी। तो आज हम रैमजे इंटर कॉलेज में आकर के सैनिटाइजर बांट रहे हैं, साबुन हमने बांटा है, हैंड वॉश इनको बांट रहे हैं, मास्क इनको बांट रहे हैं। और कल को पूरे नगर के अंदर 1000 लीटर मैंने रुद्रपुर से वो सैनिटाइजर मांगा है। हमारे पास आ गया, कल रात गाड़ी पहुंची है। तो कल से हम पूरे नगर के अंदर, नगर के चारों तरफ स्प्रे करेंगे, सैनिटाइजर का स्प्रे करके, ताकि हमारे कार्यकर्ता उसमें जाएंगे, पूरे क्षेत्र के अंदर सैनिटाइजर करेंगे। उसके बाद हमने गांव का रुख कर रहा है, प्रत्येक गांव में हमारा कार्यकर्ता जाएगा, हर गांव में जाकर के जनता को जागरूक करेगा। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने कहा कि ऑक्सीमीटर खराब होने के मामले में विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वो जनता के बीच जाकर मदद कर रहे हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि आदरणीय चौहान जी द्वारा लगातार क्षेत्रों में जाकर मास्क, सैनिटाइजर वितरण का काम किया जा रहा है। लोगों की जो दिक्कतें हैं उनका समाधान किया जा रहा है। कल एक विषय आया था, यहाँ पर चौहान जी ने अपने विधायक निधि से ऑक्सीमीटर मंगाए थे। जो ऑक्सीमीटर में शिकायत आने के बाद आपने तत्काल प्रभाव से उसको रोक दिया, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। अगर कहीं पर भी इस कोरोना काल में भी अगर कहीं पर भी अगर इस तरह की किसी ने अगर दुस्साहस करने का काम किया तो उसका भरपूर उसका कड़ाई से उसका जवाब दिया जाएगा, और उसकी जांच करने के लिए आपने आदेश दे दिया है। उस पर जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। डीडी न्यूज उत्तराखंड की पहल डॉक्टर्स स्पीक के अंतर्गत आज हम आपको मिलवा रहे हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर संजय शाह से। आइए जानते हैं प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर उनका क्या कहना है। साथ ही इस संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बताए गए सुझावों को आप भी ध्यान से सुने, ताकि मुश्किल की इस घड़ी में आप भी खुद को सुरक्षित रख सके। अगर 100 लोगों को कोविड होना है तो 90 लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उनको कोविड या कोरोना हो गया था। और जो बाकी लोग हैं, किसी न किसी कारण किसी को खांसी या सांस फूलना या बुखार होना या पेट में दर्द या एलर्जी, ये सब भी इसके सिम्टम्स हैं जो सेकेंड वेव में ज़्यादा मिले। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि इतने सारे लोगों ने इतनी ज़्यादा जानकारी दे दी है कोरोना के बारे में, तो उम्मीद है हमारी जो जनता है उसको आगे से अपने आप को बचाव के लिए ज़्यादा सक्षम रहेगी। इनमें से मैं कुछ चीज़ ये बताना चाहूँगा। पहले हफ्ते में अगर बुखार है या खांसी है या एलर्जी है तो हमें सिंपल अपना स्पंजिंग करनी है, पानी या तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ानी है, और पैरासिटामोल की कम से कम मात्रा में अपने आप को ठीक करना है। बुखार के लिए मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, जो मेरे पुराने मरीज हैं उनको पता है कि स्पंजिंग और पानी पीने से ज़्यादातर लोगों का बुखार ठीक होता है। पैरासिटामोल 250 मिलीग्राम की गोली से हम लोग नियंत्रण कर लेते हैं बुखार पे। कुछ ही सिंपल टेस्ट होते हैं जो हमें इंडिकेट कर देते हैं कि आपको कोविड के लक्षण हैं, नहीं तो सामान्य ज़्यादातर लोग अपने आप ही घर में बैठे बैठे ठीक हो जाते हैं। और जिनको अस्पताल में रह के भर्ती होकर जरूरत पड़ती है उनको फिर देखना होता है कि उनकी डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या बाकी जो रोग हैं वो अगर नियंत्रण में है तो कोविड से उनको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। तो अपना ध्यान दीजिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान दीजिएगा और अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए 12 महत्वपूर्ण निर्णय। ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण के अंतर्गत किया गया जुर्माने का प्रावधान। विधायक निधि से 25 लाख व्यय की सीमा के प्रतिबंध को हटाया गया। भाजपा की सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए खाद्य सामग्री को किया रवाना। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 30 मई को कार्यक्रम के तहत गांवों तक पहुंचाई जाएगी राहत और खाद्य सामग्री।
कोरोना में मृतकों के परिजनों को थोड़ी राहत। मेयर सुनील उनियाल गामा ने अधिकारियों को दिए मृत्यु प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क वितरित करने के निर्देश। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, कोविड की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए हमें और सजग रहने की जरूरत। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। नमस्कार।